हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी का सेल डिवीजन सेक्शन पढ़ेंगे। सेल बायोलॉजी में इसमें पर्टिकुलरली हम लोग माइटोसिस को पहले कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल बायोलॉजी का सेल डिवीजन चैप्टर को। तो जैसे सेल साइकिल क्या होता है, तो सेल साइकिल का मतलब हो गया वो सारी घटनाएं जिसमें हम लोग क्या इंक्लूड कर सकते हैं, सेल डिवीजन्स। सेल डिवीजन के बाद तेरा वो सेल ग्रो करता है, इन सारी घटनाओं को हम लोग एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है सेल साइकिल्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल साइकिल में क्या क्या स्टेजेस वगैरह आते हैं, उन सब चीज़ों को, एंड देन फाइनली फिर सेल डिवीजन्स क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ दो पॉइंट है जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेल डिवीजन्स एंड एनलार्जमेंट ऑफ द सेल्स। तो सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ पे डिपेंड करता है। और उसी तरह से द मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द सेल रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रिप्रोडक्शन। द सेल्स का मल्टीप्लिकेशंस और सेल डिवीजन्स, इन दोनों को हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो दैट से रिप्रेजेंट करता है सेल रिप्रोडक्शंस को करता है। यहाँ पे एक वर्ड है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम का मतलब हो गया कि कोई सेल्स जो है कितने समय में, ये जैसे सेल्स है ये कितने समय में डिवाइड होके दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को कहते हैं जनरेशन टाइम। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें, टाइम टेकन बाय कंप्लीटिंग द वन सेल साइकिल्स, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है जनरेशन टाइम। ह्यूमंस में जनरेशन टाइम करीब करीब 24 घंटा होता है, 24 आवर। वहीं पे ईस्ट सेल अगर देखते हैं तो इसमें कितना होता है, 90 मिनट होता है, ठीक है, 90 मिनट्स। और वही जैसे अगर हम देखते हैं ई कोलाई, तो उसमें 70 मिनट के आसपास होता है। तो मतलब ह्यूमन का जो एक सेल्स है वो 24 घंटे में डिवाइड होकर दो सेल्स बन जाता है तुम्हारा। तो ह्यूमन के लिए जो जनरेशन टाइम है, या इसको जनरेशन टाइम या इसको डुप्लीकेशन टाइम या मल्टीप्लिकेशन टाइम भी कह सकते हो, वो होता है तेरा 24 घंटा होता है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूरा जो सेल साइकिल है, तो सेल साइकिल मैंने बोला कि वो सारी घटनाएं जिसमें सेल्स क्या होता है, प्रिपेयर्ड होता है फॉर सेल डिविजन्स के लिए, फिर उसके बाद सेल डिवीजन हो जाता है। तो इन सबको मिला के सेल साइकिल्स कहते हैं। तो उसी को हम लोग दो फेज में बांट देते हैं, एक बोलते हैं इंटरफेज और एक बोलते हैं माइटोटिक फेज। इंटरफेज को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करें आई फेज, और माइटोटिक फेज को रिप्रेजेंट करेंगे एम फेज से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसका बहुत सारा नाम है, जैसे इंटरफेज को नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, या प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। प्रिपरेटरी फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द सेल डिविजन्स के लिए, ताकि आगे जब सेल डिवाइड होगा तो उसके लिए वट एवर जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, वो यहाँ पे बना के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रिपेयर्ड हो रहा है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, प्रिपेयर्ड हो रहा है इसमें, तो उसी के लिए ये प्रिपरेशन होता है। जैसे डीएनए आरएनए का सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, उसके बाद एनर्जी रिच मॉलिक्यूल दैट इज एटीपी का सिंथेसिस हो गया, इन सब के लिए ये करता है, तो इसलिए इसको एनर्जी फेज भी कहते हैं। ये सारे नाम है किसका, ये इंटरफेज का। और माइटोटिक फेज को ओनली क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज कहा जाता है, जिसमें सेल फाइनली डिवाइड करेगा और दो पेरेंटल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो दो पेरेंट प्रोजेनी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा आई फेज या एम फेज को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो आई फेज जो होता है, सेल क्या होता है, प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन, और ये क्या हो गया, सेल डिवीजन ही हो जाता है। ये लॉन्गर ड्यूरेशंस का होता है, अराउंड 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल में जितना टाइम चाहिए उसका 95% जो अकेला सेल अपने प्रिपरेटरी फेज में यूज कर लेता है, तो इसलिए ये लॉन्ग फेज होता है और ये शॉर्ट फेज होता है, ये ओनली 5% टोटल टाइम का लगता है। सेल कंटेंट एंड सेल स्ट्रक्चर ग्रो एंड मल्टीप्लाइड, मतलब सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेलीज है उनका नंबर बढ़ता है, साइज वगैरह जो भी सेल्स का वो सब बढ़ता रहता है। और जब फाइनली एम फेज आता है, माइटोटिक फेज, तो इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑफ द सेल कंटेंट एंड सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल कंटेंट एंड सेलुलर स्ट्रक्चर का बंटवारा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट इसमें दे रखा है कि आई फेज में क्या होता है, जो हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। बट वहीं पे अगर हम एम फेज की बात करें जिसमें सेल्स तुम्हारा डिविजन्स करने वाला है,
तो यहाँ पे जो हेरिडिटी मटेरियल है प्रेजेंट होता है एक रॉड शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, किसमें? क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो ये है एम फेज का और आई फेज का। एनसीईआरटी में इसी तरह से एक डायग्राम बनाया हुआ है, देख ये है एम फेज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो एम फेज है। अगर तुझसे बोलता है कि एक्सप्लेन द सेल साइकिल, तब भी तुमको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है? तो इंटरफेज पहले ही बताया था, ये टोटल सेल साइकिल का 95% होता है और एम फेज ओनली 5% होता है। एम फेज जो माइटोटिक फेज है, इसको हम लोग बांट देते हैं कैरियोकाइनेसिस, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये कैरियोकाइनेसिस, और ये वाला जो छोटा सा स्टेप है ये साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा होता है टेलोफेज होता है। उसके बाद फिर ये जो इंटरफेज होता है इसको फर्दर हम लोग G1, S और G2 फेज में, यहाँ पे नेक्स्ट में लिख दिया मैंने, देख जो तेरा एम फेज है, एम फेज जो है ये फर्दर दो पार्ट में होता है, कैरियोकाइनेसिस पहला, फिर दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्दर किसमें? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में डिफरेंशिएटेड होता है। और जो साइटोकाइनेसिस है वो उसमें सीधे सीधे क्या होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है डिवाइड होता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो तो G1, S और G2, ये इसमें G1 थोड़ा सा बड़ा होता है, ये सबसे लार्जेस्ट फेज होता है तुम्हारा, इंटरफेज का सबसे लार्जेस्ट फेज होता है, ठीक है? इंटरफेज का ध्यान में रखना। क्लियर है? अब इस फेज में यहाँ पे हमें एक दिख रहा है, यहाँ पे G0 स्टेट दिख रहा है। तो एक्चुअली में G0 स्टेट, पहले एनसीईआरटी में ये डायग्राम अलग था, अब एनसीईआरटी में डायग्राम अलग है। तो G0 एक्चुअली में क्या होता है कि अगर मान लो कोई सेल्स बहुत समय के लिए तेरा G1 स्टेट में ही रह जाए, प्रोलॉन्ग G1 स्टेट में रह जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं G0 स्टेज। तो G0 अलग से कोई स्टेज नहीं है, ठीक है? इसको क्वासेंट फेज कहा जाता है, तो अलग से कोई फेज नहीं होता है, ये एक्चुअली में G1 फेज ही होता है। लेकिन उस फेज में सेल्स हमेशा के लिए या बहुत समय के लिए रह जाता है, तो इसको बोलते हैं क्वेसेंट फेज। मतलब इस फेज में एक्चुअली में सेल्स जो है ना डिवाइड नहीं करता है, चुपचाप ऐसे ही पड़ा रहता है G1 फेज में, मतलब इंटरफेज के G1 फेज में पड़ा रहता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस का जो प्रो फेज होता है वो हम कहते हैं सबसे लॉन्गेस्ट फेज, और एनाफेज होता है वो इसका सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। तो ध्यान में रखना, पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, उसके बाद आता है लास्ट में टेलोफेज होता है, ठीक है? अब एक एक करके हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देखना है। तो अब आते हैं इंटरफेज या इसको रेस्टिंग फेज जो है उसमें क्या क्या होता है। तो बेसिकली देख, ये फेज होता है टू सक्सेसिव एम फेज। तो देख यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं साइकिल में, देख तो ये एम फेज है ना, तो एम फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, एम फेज से लेकर नेक्स्ट एम फेज के बीच वाला जो स्टेज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर फेज कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इंक्लूड सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस। तो सेल का ग्रोथ होता है और डीएनए का सिंथेसिस होता है, दो ही काम होता है। अच्छा, सेल ग्रोथ का मतलब एक तो साइज बढ़ना, प्लस सेल्स के अंदर जो उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, जैसे तेरा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या जो भी अदर सेल ऑर्गेनेलिज है, या डीएनए आरएनए को बनाने के लिए जो मटेरियल, उनका खूब तेजी से सिंथेसिस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। और ये इट लास्टेड मोर देन 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, तो पहले भी बताया था। इंटरफेज में फर्दर 3 फेज होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 को गैप 1 फेज भी कहते हैं और G2 को गैप 2 फेज बोलते हैं, और S को सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, या सिंथेटिक नहीं बोलेंगे, सिंथेसिस फेज भी कहते हैं हम लोग इसमें, सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होने वाला है। अब इसी को 1 बाय 1 करके देखते, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करें, अच्छे से अलग अलग करके। तो यहाँ पे हमें G1 फेज, इसको गैप 1 फेज या एंटी फेज कहते हैं, या बोल सकते हो प्री सिंथेटिक फेज भी कह सकते हो, या तुम कह सकते हो पोस्ट, ठीक है, पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हो। मतलब माइटोसिस के बाद
बट डीएनए सिंथेसिस से पहले होता है, तो प्री सिंथेटिक फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। तो ये कह रहे कि इसमें फर्स्ट ग्रोथ फेज इट इज द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशंस। इंटरफेज होता है किसके बीच का? माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशंस के बीच का होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और ये मेन इवेंट्स इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल पहला इवेंट्स होता है कि इसमें सेल्स का ग्रोथ होता रहता है, सेल बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत तेजी से चलता रहता है, ठीक है। और जो प्रिपरेटरी फेज है, सॉरी प्रिपेयर मशीनरी फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, तो जितने भी चीज चाहिए हमें डीएनए सिंथेसिस के लिए उन सब का प्रिपरेशन चल रहा होता है। एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन, साथ में आरएनए भी बन रहा होता है और प्रोटीन भी बन रहा होता है। और जैसे ही एस फेज में एंटर करेगा तो वो तुम्हारा डीएनए का सिंथेसिस करेगा। देख ऑल्दो हमने इस इंटरफेज को नाम रखा है रेस्टिंग फेज, बट अगर हम देखें कायदे से तो क्या होता है, इंटरफेज मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख देते हैं कि इंटरफेज या रेस्टिंग फेज, ऑल दो रेस्टिंग फेज है, बट ये क्या होता है, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज होता है ना। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज, ऑल दो नाम क्या है, रेस्टिंग फेज, बट मेटाबॉलिकली ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। उसी तरह से अगर हम एस फेज में आते हैं, एस मतलब सिंथेटिक फेज, तो एस का मतलब डीएनए रेप्लिकेशन इस फेज में होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट घटना है पूरे सेल डिविजन का और एस फेज का भी। तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। बट क्रोमोसोम्स नंबर नॉट इंक्रीज, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है, ठीक है। और इन एनिमल्स सेल्स क्या होता है, प्रिपरेशंस इन एनिमल सेल्स रेप्लिकेशन जो है बिंग्स इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशंस इन साइटोप्लाज्म। मतलब सिंथेटिक फेज में देख डीएनए का सिंथेसिस तो चल ही रहा है, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। उसी तरह से साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का सिंथेसिस भी चल रहा होता है। सेंट्रियोल तो हम लोगों ने पढ़ा था, सेंट्रियोल्स पढ़ा था, सेल ऑर्गेनेलीज होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करने वाला है, ठीक है। देख यहाँ पे जैसे अगर हम समझें कि भाई ये डीएनए सिंथेसिस हो रहा, नंबर नहीं बढ़ रहा, तो देख यहाँ पे देख, जैसे ये है G1 फेज और ये S फेज। तो G1 फेज में ये क्रोमोसोम नंबर मान लेते हैं एक ही है, मतलब ये N है, सॉरी 2N ही है। तो ये S फेज में भी ये ऐसे हो गया, देखना ये ऐसे हो गया क्योंकि क्रोमोसोम बन गया। तो अभी भी क्या है, 2N है, लेकिन यहाँ पे अगर ये तो क्रोमोसोम का हो गया। अगर हम डीएनए देखते हैं तो डीएनए अगर यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन 1C है, तो यही क्या, जब एस फेज में जाएगा तो इसका 2C हो जाएगा, ठीक है। 2C दैट मीन्स कि क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रह गया। क्रोमोसोम नंबर क्या रह गया, एस फेज में जब गया तो सेम ही रह गया, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो डबल हो चुका है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे इन एनिमल सेल्स रेप्लिकेशन बीइंग इन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल, सॉरी डीएनए पर सेल्स क्या होता है, डबल, बट क्रोमोसोम नंबर स्टिल उतना ही रह जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है तेरा G2 फेज, या इसको गैप 2 फेज कहा जाता है, ठीक है। या हम लोग क्या कह सकते हैं, पोस्ट, एक सेकंड, इसको हम कह सकते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज, या हम लोग कह सकते हैं प्री माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं, जस्ट माइटोसिस से पहले हो रहा होता है। तो ये देख, इसको बोला जाता है सेकेंड ग्रोथ फेज, और इसमें सेल का ग्रोथ अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन भी चल रहा है, और सेल क्या हो गया, फाइनली प्रिपेयर्ड हो गया फूड किसके लिए, माइटोसिस के लिए फाइनली प्रिपेयर्ड हो चुका है तुम्हारा इसमें, ठीक है। क्लियर है। तो अब ये घुस जाएगा किसमें, सेल डिवीजन फेज में एंटर करने वाला है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई दिक्कत है तो बोल सकते। नहीं सर। देखो अब हम आ जाते हैं एम फेज
या इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस फेज कहा जाता है। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। एक्चुअली में एम मतलब ये डिवीजन फेज, अब वो माइटोसिस के थ्रू हो रहा है या मियोसिस के थ्रू हो रहा है, लेकिन ये डिवीजन फेज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे वही लिखा फर्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में, it represent the actual cell division, that is mitosis, or in human cells it lasted for only about 1 hours। ठीक है, 1 आवर्स। तो जैसे मान लो टोटल जो है सेल डिविजन्स में 24 घंटा लगने वाला है, और पहले ही बोला था कि इसका 95% किस में लगने वाला है, रेस्टिंग फेज में, ओनली 5%। तो 24 का 5% निकालोगे तो अराउंड 1 घंटा मान लो लग जाता है। ठीक है, 1 घंटा इसमें लग जाता है। और पहले भी बताया कि इस एम फेज में एक फेज होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो ये चीज हम लोग पहले भी बहुत बार यूज कर चुके हैं। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिविजन्स, और साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो फर्दर डिवाइड करता है। सम सेल्स डू नॉट शो द डिविजन्स, जैसे हार्ट सेल्स होता है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। उसके अलावा तेरा नर्वस सेल्स या न्यूरल सेल्स, इनमें भी सेल डिविजन्स नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली टू रेप्लिकेट द डैमेज और डेड सेल्स, जैसे तुम्हारा स्किन वगैरह सेल्स हो गया या फिर अदर सेल्स हो गया, तो कुछ कुछ ओकेजनली डिवाइड करते हैं, हमेशा नहीं। उसके बाद अब आ जाता है वो क्वासेंट फेज नहीं था, जिसमें हमेशा सेल्स किस में रहता है, जीवन स्टेट में रहता है। वही लिखा, द सेल डो नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज एंड इंटर इनटू द किसमें, इनएक्टिव स्टेज, जिसको बोला जाता है क्वेसेंट फेज है। सच सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट, मतलब फर्दर डिवाइड नहीं करता है। तो एग्जिट कर गया, जीवन फेज को छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअली में मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हमेशा के लिए जीवन स्टेट में ही रहता है। ठीक है ना, तो ये डू नॉट फर्दर एग्जिट मतलब क्या कर रहा है कि जीवन स्टेट को छोड़ ही नहीं पा रहा, हमेशा उसी के अंदर ही रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन। एक बार अभी ये तेरा शायद 2019 में नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, ये लिख देता हूँ। ये नीट 19 में क्वेश्चन आया हुआ था, और उसमें आंसर में पता नहीं क्या क्या सब लोग कर रहे थे, बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल टाइप का हो गया था। तो उसमें सीधा मैंने बोला, ये भी बोल रहा हूँ कि अगर मान लो सेल्स जो है वो जीवन फेज को छोड़े नहीं, उसी में रह जाए, तो उसी को कहा जाता है जीवन। तो एक्चुअली में जो सेल है वो किस स्टेज में, जीवन स्टेज में ही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसमें अब है माइटोसिस, मतलब अब एम फेज का पहला है माइटोसिस, और हम लोग को एक दूसरा पढ़ना है मियोसिस। तो सेल डिवीजन वैसे भी दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो पहले हम लोग माइटोसिस, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है कि जो माइटोसिस होता है वो सोमेटिक सेल्स में होता है, और मियोसिस जो होता है वो सेक्स सेल्स में होता है या गैमेटिक सेल्स में होता है, जो गैमेट अल्टीमेटली बनाने वाले हैं उन सेल्स में होता है तुम्हारा। तो इट इज द सेल डिवीजन अकर इन द सोमेटिक सेल्स। ठीक है, सोमेटिक सेल्स में होता है, और इसमें इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशनल डिविजन्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स है वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बांट लेता है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंटल एंड प्रोजेनी विल क्या होता है, रिमेन सेम रहता है। तो पेरेंट में जितना था वो उतना ही प्रोजेनी में भी रहता है, तो इसलिए इक्वेशनल डिविजन्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन में जो सोमेटिक सेल्स है, एक सेल्स है, इसमें ये 2n इक्वल टू कितना 46 है। तो जब ये सेल डिवाइड करके दो सेल्स बना देगा, तो इन दोनों सेल्स में भी क्या होगा, 2n इक्वल टू 46, इसमें भी 2n इक्वल टू 46 ही रहता है। तो इसलिए इसको बोला इक्वेशनल डिविजन्स कहते हैं। तो माइटोसिस जनरली हमेशा किस में होता है, डिप्लॉयड सेल्स में होता है, और इट इज ऑल्सो अकर इन द हैप्लॉयड सेल्स ऑफ सम लोअर प्लांट एंड सम सोशल इंसेक्ट वगैरह में होता है। तो जनरली डिप्लॉयड सेल्स में होता है माइटोसिस, बट कुछ केसेस है जिनमें क्या है, हैप्लॉयड सेल्स में भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई प्लांट है वो हैप्लॉयड है, जैसे एल्गी हो गया तेरा, तो एल्गी में हैप्लॉयड है और गैमेट बनाना है, तो गैमेट मैंने बोला हमेशा क्या रहता है, हैप्लॉयड रहता है। तो वो मियोसिस तो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सोमेटिक फेज में उसका क्या है, हैप्लॉयड है, तो वो सिर्फ माइटोसिस करेगा, तो हैप्लॉयड गैमेट बन जाएगा। उसके बाद दूसरा एक और पॉइंट है, इट इन्वॉल्व इन द मेजर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल कंपोनेंट्स, इट इन्वॉल्व्स मेजर रीऑर्गेनाइजेशन, सॉरी क्या बोल गया मैं,
इट इन्वॉल्व मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑल द सेल कंपोनेंट। तो इसमें देख सारे के सारे सेल कंपोनेंट क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर से वो सब जगह जहां पे होना चाहिए फंक्शनली सब अरेंज्ड होते हैं, तो रीऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला माइटोसिस में दो फेज होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम लोग कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस में फिर फर्दर 4 स्टेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। वही पहला हो गया प्रोफेज, दूसरा हो गया मेटाफेज, तीसरा हो गया एनाफेज और चौथा हो गया लास्ट जो फेज होता है दैट्स अ टेलोफेज होता है तेरा इसमें। ठीक है ना, टेलोफेज होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे तेरा प्रोफेज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पे कुछ कुछ डायग्रामेटिकली भी हम समझा सकते हैं डायग्राम से। तो प्रोफेज जो है पूरे माइटोटिक फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, मतलब माइटोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे एस फेज हुआ, फिर G2 फेज होता है, देन उसके बाद सीधा ये प्रोफेज में इंटर करता है। तो ये लिखा ना, इट फॉलोड द S and G2 फेज ऑफ इंटरफेज। तो अगर मान ले किसी सेल ने एस फेज में पहुंच गया है, जीवन छोड़ दिया है, तो अब वो डेफिनेटली सेल्स क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कि एस के बाद जैसे देख सेल में क्या चला, G1, फिर एस, फिर G2 एंड देन उसके बाद एम फेज। ठीक है, तो अगर G1 छोड़ के एस में चला गया तो अब ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है इन एस एंड G2 फेज में जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स आर इंटरट्वेन्स। मतलब यहाँ पे एस फेज में पहले ही बोला था कि जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन चलता है, तो डीएनए डिवाइड हो गया और 2 कॉपी बन चुका है डीएनए का। ठीक है, क्रोमोसोम भलो सेम ही नंबर है लेकिन डीएनए का 2 कॉपी है। अब इसी को ये लोग बांटेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मतलब माइटोटिक फेज में। तो यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स चलता है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स हैं। तो देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है जो क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में होता है, ये अनटेंगल्ड मतलब ये क्वाइल्ड जो था उसमें कंडेंस्ड होना स्टार्ट होता है। ठीक है ना, आर अनटेंगल्ड एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म ए माइटोटिक क्रोमोसोम्स। तो कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स का चलने लगता है एंड देन फाइनली यहाँ पे जब ये क्रोमोसोम कंडेंस होता है तो उसमें 2 क्रोमेटिड दिखना स्टार्ट हो जाता है जो कि अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर से फाइनली दिखने लगता है। सेंट्रोमेयर बिंग्स टू बी मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ठीक है, अपोजिट पोल्स। तो इसमें जो क्रोमोसोम है इस तरह से ट्विस्ट होता है ताकि उसका जो सेंट्रोमेयर है दोनों अपोजिट पोल के साइड में अरेंज हो जाए। Each centromeres, ठीक है ना, रेडिएटेड आउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एस्टर्स। ठीक है ना, एस्टर रे का फॉर्मेशन होता है और 2 एस्टर टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द माइटोटिक एपरेटस। तो माइटोटिक एपरेटस अभी डायग्राम में दिखा देते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है सेल्स एट द एंड ऑफ द प्रोफेज डो नॉट शो द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। मतलब ये सारे जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गए, डिसअपियर हो गया है ना। तो मीन्स क्या हो गया, ये डिसअपियर। कौन कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER एंडोप्लाज्मिक, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप। तो एट द एंड ऑफ ये सब होता है। अच्छा, प्रोफेज खत्म हो गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो प्रोफेज खत्म हो गया उसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि न्यूक्लियोप्लाज्म्स, यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों क्या हो गया, मिक्स हो जाता है। तो एट एंड ऑफ द जैसे लेट प्रोफेज में देखते हैं तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो गया, मिक्स हो गया है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रोफेज खत्म। अब प्रोफेज के बाद आएगा तेरा मेटाफेज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो फाइनली इसमें देख क्या क्या चल रहा होता है। द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स नॉट डिस्टिंग्विश, मतलब इस फेज में अर्ली प्रोफेज जो था उस फेज में एंड जो है था क्रोमोसोम का कहाँ है पता नहीं चलता है। और ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या होता है, ओवरलोड था एक दूसरे के ऊपर। तो दैट्स लुक लाइक अ बॉल की तरह होता है। इसको बोला जाता है स्पाइरम स्टेज कहते हैं, SPIRM, स्पाइरम स्टेज कहा जाता है। ठीक है, स्पाइरम स्टेज कहते हैं। और यहाँ पे देख ये जो तेरा सेंट्रियोल है ये क्या है तेरा, ये
सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल ऑलरेडी G1 फेज में ही डिवाइड हो चुका था, सॉरी S फेज में डिवाइड हो चुका था, तो 2 सेंट्रियोल दिख रहा है। अब इस सेंट्रियोल से देख यहाँ से एस्टर रे निकलता है, एस्टर रे, एस्टर रे प्लस सेंट्रोजोम्स को एक साथ मिला के हम बोलते हैं एस्टर कहते हैं। बाकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, और ये क्रोमोस्टिन फाइबर्स होता है। तो जो डीकंडेंस्ड था वो कंडेंस्ड फॉर्म में चेंज हो रहा है, कंडेंसेशन चल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स था हम लोग जो बोल रहे थे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, यहाँ पे देख सकता है। तो सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ये वाला सेंट्रोमियर, दैट्स सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर जो है यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और सेंट्रियोल जहाँ पे होता है वहाँ पे एक मेजल्स होता है। तो मेजल्स प्रेजेंट करता है MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो माइक्रोट्यूब्यूल जहाँ पढ़ोगे वहाँ मिल जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो होता है ये पार्ट होता है जो एक्चुअली में क्या बनाता है, तेरा माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर बनता है, और यही माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर या तो एस्टर रे कहलाता है या स्पिंडल फाइबर कहलाता है, ठीक है। तो एस्टर रे एंड स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करता है। तो एस्टर रे स्पिंडल फाइबर एक्चुअली में क्या होता है, ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और एस्टर रे जो होता है ये किसी के साथ नहीं जुड़ता है, सीधे सीधे कहाँ से, सेंट्रियोल से निकल रहा होता है, ठीक है। वही देखिए यहाँ पे सेंट्रोजोम प्लस एस्टर रे मिला के एस्टर कहते हैं। एनिमल में एम्फिएस्टरल, एम्फिएस्टरल मतलब दोनों साइड में होता है, और प्लांट में एस्टर मतलब एक्चुअली में प्लांट के केस में ये जो सेंट्रियोल है ना, ये ध्यान में रखना, अपसेंट होता है, अपसेंट प्लांट, प्लांट में अपसेंट होता है, तो इसलिए प्लांट के केस में हम उसको बोलते हैं ए एस्टरल कहा जाता है, एस्टर फॉर्मेशन अपसेंट। दे हैव एन एस्टरिक स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर तो रहता है लेकिन एस्टर नहीं रहता है तुम्हारा। तो स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर बनाता है तेरा इसमें स्पिंडल फाइबर बनाता है तेरा इसमें सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर नहीं तो बोलते तेरा काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर बेटर रहेगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। काइनेटोकोर का काइनेटोफॉर्म बनाता है, सेंट्रोमेयर्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये तो एस्टर्स के बारे में रहा, इसमें क्या हो रहा है। तो देख जैसे जस्ट मैं तुझे समझा देता हूँ इसमें क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये अब सारा का सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे देख सकते हो कि डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, फाइनली डिसअपियर हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही दोनों साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है मिक्स हुआ, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई कि प्रोफेज खत्म, मेटाफेज स्टार्ट, तो मेटाफेज आ जाते हैं। तो मेटाफेज में यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलप था कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, और इस तरह से क्या हो जाए, जो क्रोमोसोम होता है सेपरेटेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स, हेंस द स्पेयर्ड थ्रू द साइटो, मतलब अब जो क्रोमोसोम पहले जो न्यूक्लियस के अंदर हुआ करता था अब वो साइटोप्लाज्म में पूरा फैला हुआ है। क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन कंप्लीट, क्रोमोसोम अब फुल्ली कंडेंस हो गया है। तो जितना बड़ा होना था वो हो चुका है, अब वो छोटा बड़ा नहीं होगा। और दे कैन ऑब्जर्व एंड स्टडी इजिली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो मेटाफेज जो होता है ये बेस्ट स्टेज होता है फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, ये है बेस्ट स्टेज क्रोमोसोम शेप, मतलब शेप नहीं कहा, क्रोमोसोम्स का जो क्रोमोसोम्स को स्टडी करना है तो ये सबसे बेस्ट होता है स्टडी क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के बारे में जानने के लिए। अगर शेप स्टडी करना है तो एनाफेज बेस्ट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रोमोसोम्स कम टू द लाई एट अ इक्वेटर। सारे क्रोमोसोम धीरे धीरे देखोगे तो इस तरह से इक्वेटर पे क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। देख यही क्या है, ये जो दिख रहा है ना इस तरह से सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये सेंट्रोसोम है, और ये बाहर से निकला हुआ एस्टर रे, और ये जो है ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर है। और ये सब क्या है, ये सब है एस्टरल रे है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड रहता है, ठीक है, और रहता है और कुछ भी नहीं भी रहता है। तो यहाँ पर एक दो तरह का यहाँ पे हम लोग को स्पिंडल फाइबर मिलता है। एक होता है कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, तो ये पोल टू पोल, सीधा पोल टू पोल रहता है ना, पोल टू पोल।
और डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर या इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या टेक्टाइल फाइबर भी कहा जाता है, जो पोल से चला है और अटैच्ड किससे होता है, क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, कहाँ से, इस सेंट्रोमेयर से, ठीक है ना। ये पोल मतलब इसको पोल कह रहे हैं, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, दैट्स अ पोल, सेंट्रोमेयर। तो पोल से क्रोमोसोम्स के बीच में रहता है तेरा इसमें, ठीक है। उसके बाद जब सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं तो इसको कहा जाता है मेटाफेज प्लेट कहते हैं, ठीक है ना। मेटाफेज प्लेट कहा जाता है या इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, ठीक है ना। द प्लेन अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब सारे क्रोमोसोम जो है यहाँ पे एक प्लेन में अलाइंड हो चुके हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो ये था मेटाफेज। अब आ जाता है एनाफेज। तो एनाफेज में ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है, छोटा फेज होता है। इसमें सेंट्रोमेयर जो है ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड, और सेंट्रोमेयर जब डिवाइड होता है तो वहां पे हम लोग उसको टर्म्स देते हैं डिसजंक्शन। यहां पे मैं लिख देता हूं क्या होता है, डिसजंक्शंस। तो सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड लॉन्गिट्यूडिनली और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू डॉटर क्रोमेटिड, दो डॉटर क्रोमेटिड बन जाता है तुम्हारा, ठीक है ना। और क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर सेल्स न्यूक्लिया हो गया, और ये डिसजंक्शन हो गया इसमें, ठीक है। एज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट द क्रोमेटिड मूव टू द इक्वेटर टू द अपोजिट पोल, कहाँ चला गया, अपोजिट पोल पे धीरे धीरे मूव करने लगता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। अच्छा, ये जो अपोजिट पोल के तरफ मूवमेंट होता है उसके पीछे रोल किसका होता है, उसके पीछे रोल होता है स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर जो है, देखना दो चीज हो रहा होता है, एक तो डिसोल्यूशंस भी चल रहा होता है और एक होता है इंटरजोनल जो फाइबर होता है, इंटरजोनल फाइबर्स। इंटरजोनल फाइबर्स का मतलब हो गया कि देख, जैसे ये एक सेंट्रोमेयर और ये दूसरा सेंट्रोमेयर, पहले ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, अब ये अलग हो गए हैं, तो ये आपस में जुड़ा हुआ है इस तरह से, तो इसको इंटरजोनल फाइबर्स कहते हैं। और इस साइड में ये वाला जो फाइबर है, ये वाला, ये था स्पिंडल फाइबर, तो पहले से ही था, दैट्स ये क्या कहला रहा है, इंटर जोनल फाइबर। और ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, इसको कहा जाता है स्पिंडल फाइबर। तो यहां पे ध्यान रखना कि जो स्पिंडल फाइबर है ये क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, और जो इंटरजोनल फाइबर है, इंटर जोनल फाइबर जो है ये फॉर्म्ड हो रहा है। तो फॉर्मेशंस की वजह से ये दोनों क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है, मूव करने लगते हैं। यहाँ पे वही डायग्राम में देख रखा है, इंटरजोनल फाइबर्स, ये क्या है, इंटरजोनल फाइबर एक्सपेंड करता है, और जो तेरा क्रोमोसोमल या टेक्टाइल फाइबर है ये डिसोल्यूशंस चल रहा होता है तुम्हारा। और ये डॉटर क्रोमोसोम्स है, मोनाड फॉर्म में हो गया, ये अपोजिट पोल पे दोनों आपस में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इट इज द बेस्ट फेज होता है जिसमें हम शेप जो है क्रोमोसोम्स का स्टडी कर सकते हैं कि क्रोमोसोम भी शेप में है या एल शेप में है या जे शेप में है, ये सब स्टडी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन फाइनली स्टार्ट होता है टेलोफेज। तो टेलोफेज ये सबसे लास्ट फेज होता है। तो क्रोमोसोम जो क्लस्टर होता है वो कहाँ पहुंच गया, एट अपोजिट पोल एंड अनकॉइल्ड इनटू द क्रोमेटिन फाइबर, फिर उसमें डीकंडेंसेशन, अनकॉइलिंग होने लगता है। न्यूक्लियर, अब उसके बाद जितने भी प्रोफेज में जो स्टेजेस हुआ था वो सब रिवर्स होने लगता है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एंड ईच पोल्स, और टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड हो जाता है, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी ईयर ये रीअपियर हो जाता है, एंड देन फाइनली स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। अब कोई काम नहीं स्पिंडल फाइबर्स का, ठीक है, स्पिंडल फाइबर का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ये तेरा है सेंट्रोमेयर, ये है न्यूक्लियर माने डॉटर न्यूक्लियर, तो टेलोफेज में ये हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है तेरा
साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, ये सारे फेजेस एक साथ यहाँ पे देख सकते हो। तो अर्ली प्रोफेज, फिर लेट फेज, फिर मेटाफेज, फिर उसके बाद इंटरफेज, टेलोफेज और फाइनली इंटरफेज स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो है ध्यान देना, तो साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे पहले भी एक जगह पे बताया गया था कि साइटोकाइनेसिस एनिमल के केस में है होता है फरो फॉर्मेशन या क्लीवेज फरोज के थ्रू होता है, और प्लांट के केस में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशंस के थ्रू होता है। ठीक है, सेल प्लेट। तो ये लास्ट पॉइंट इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। देख, हम लोग साइटोकाइनेसिस पहले देखते हैं एनिमल के केस में, जिसमें फरोज फॉर्मेशंस के थ्रू होता है तुम्हारा। यहाँ पे फरोज मतलब क्या हो गया कि एनिमल के केस में होता है क्लीवेज फरोज या फरोज मेथड के थ्रू होता है, बट अगर यहीं पे प्लांट में अगर जाओगे तो यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशंस के थ्रू होता है। ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशंस के थ्रू होता है साइटोकाइनेसिस। अब इसके पीछे रीजंस क्या है वो भी तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्यों हो रहा है। तो देख, पहले हम लोग जैसे फरो फॉर्मेशन देखते हैं, एनिमल्स में देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा ना अपीयरेंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, और इट ग्रेजुअली डिपेंड होता है एंड ज्वाइन टू फॉर्म ए सेंट्रल डिवीजन डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स। एक्चुअली में क्या होता है, देख यहाँ पे दोनों साइड्स में क्या होता है, सेंट्रियोल्स जो है वो एज ए रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है माइक्रोफिलामेंट्स का। ठीक है, और इसके वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें इन्वेजिनेशन स्टार्ट होता है, मुड़ने लगता है, इसी को बोलते हैं इन्वेजिनेशन। जब इन्वेजिनेशन थोड़ा डीप चला जाता है तो इसको कहते हैं फरो, और फाइनली ये दोनों मेम्ब्रेन जो है ये मिल जाता है, और जिसके वजह से यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप हो गया है और दो यहाँ पे डॉटर सेल्स बन जाता है। तो न्यूक्लियस तो पहले से था, अब ये सेल्स पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डिवीजन का जो पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है ना, डिवीजन का जो पैटर्न है वो सेंट्रीपिटली हो गया, सेंटर की तरफ होता है। ठीक है ना, प्लांट में इसका उल्टा होगा, देखना, सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से पेरिफेरल साइड में जाता है, यहाँ पे कैसा जा रहा है, सेंट्रीपिटल मतलब पेरिफेरल साइड से सेंटर की तरफ बढ़ रहा है तुम्हारा तो इसको सेंट्रीपिटली हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं कि ये तो प्लांट सेल्स, सॉरी एनिमल सेल्स का था, तो प्लांट सेल्स में यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशंस के थ्रू होता है, किसमें, सेल प्लेट थ्रू होता है तुम्हारा। और इसका जो फॉर्मेशन है यहीं पे पहले उसी को देख लेते हैं। देख, गोल्जी बॉडी इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी। तो लेट सपोज मान ले कि जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इस तरह से, ये दो सेल्स है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस इधर और एक न्यूक्लियस इधर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जितनी गोल्जी बॉडी है वो एक जगह जमा होते हैं। ठीक है, जमा हो गए। ठीक है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी में जो छोटे छोटे साइज के वेसिकल्स होते हैं तो गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं, ये जमा हो गए। फिर ये सब फ्यूज्ड होते हैं, ये फ्यूज्ड हो गया। अब जैसे फ्यूज होता है तो थिन फिल्म में कन्वर्ट होता है, और ये थिन फिल्म जो होता है ये सॉलिडिफाइड हो जाता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम का पैक्टेट जो होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, ये डिपॉजिट होता है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम लोग सेल प्लेट। ठीक है, अच्छा, ये सेल प्लेट अभी क्या है, देख, और भी यहाँ पे क्या होगा, गोल्जी वेसिकल्स इस तरह से डिपॉजिट होगा और ये मोटा होता चला जाएगा, तो ये फॉर्म्ड हो रहा है। तो सेंटर से बनना स्टार्ट हुआ है और साइड में जा रहा है, पेरिफेरल साइड में जा रहा है तुम्हारा, दोनों साइड में इस तरह से जाता है। तो देन फाइनली ये कम्बिनेशन होता रहता है, तो ये बन गया सेल प्लेट। तो जैसे ही सेल प्लेट मान लें यहां से यहां तक कंप्लीट हो जाएगा सेल प्लेट, तब जाके यहाँ पे क्या होता है, जो सेल वॉल है वो यहाँ पे सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल इधर और इधर प्राइमरी सेल वॉल बनता है। तो ऊपर और नीचे क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल इधर और इधर प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, और प्राइमरी सेल्स के बाद अंदर क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एक यहाँ पे मैं ऐसे डायग्राम ऐड करता हूं। तो देख, सबसे पहले क्या हुआ, मान लेते हैं ये हम लोगों का ये सेल है। ठीक है, ये सेल है, तो सेल में ये सेल वॉल है, और ये, चलो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक से सेल वॉल बना देता हूँ, रेड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, रेड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, क्लियर है। तो देख, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्जी बॉडी जमा होने लगा, गोल्जी वेसिकल्स, और इस तरह से सेल प्लेट बनाता है, ये पूरा सेल प्लेट बन गया, ये लो बन गया सेल प्लेट। ठीक है, अब इस सेल प्लेट के बनने के बाद दोनों साइड क्या होता है, यहाँ पे एक इधर और एक इधर, ये वॉल बनता है सेल प्लेट के अलावा।
तो ये क्या है तेरा, ये है प्राइमरी वाल, ये भी क्या है प्राइमरी वाल। सेकेंडरी वाल बनेगा बाद में कभी बनेगा। फिर उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फॉर्म्ड हो जाता है इस तरह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इधर से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्ड हो गया, ठीक है, फॉर्म्ड हो गया। और यहां से ये जो पार्ट है इसको हटा देते, लो हटा दिया। अब दिख रहा है कि ये बन गया दो अलग अलग सेल बन चुका है तेरा इसमें, ठीक है, दो अलग अलग सेल्स इसमें बन चुका है, जिसमें ये देख इसका सेल वाल, ये सेल वाल, और इसका सेल वाल, ये सेल वाल इधर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। यहाँ पे सारी बातें मैंने लिख रखा है, देख गोल्जी वेसिकल जमा होगा, फ्यूज होगा, फिर थिन फिलामेंट बनेगा, फिर उसका सोल्डिफिकेशन होता है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की वजह से, सेल प्लेट बनता है, और सेल प्लेट बनेगा, फिर उसके बाद तेरा देख इधर फर्दर बनता जा रहा है, तो यहाँ पे चल रहा था इसलिए सेंट्रीफ्यूगल बोला जाता है। तो ग्रोथ होता है सेल प्लेट, सेंटर से स्टार्ट हुआ और पेरिफेरल में जाता है। तो प्राइमरी वॉल इज फॉर्म्ड बाय द डॉटर प्रोटोप्लाज्म्स, द डॉटर प्रोटोप्लाज्म प्राइमरी वॉल, और सेल प्लेट इन द सेल वॉल रिप्रेजेंटेड एज मिडिल लेवल। तो दैट मीन्स क्या होता है कि ये जो सेल प्लेट था, ये बीच में जो सेल प्लेट था, तो जब प्राइमरी वॉल बनता है तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला नाम इसमें बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन है वो सेंट्रीफ्यूगली होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। ये सारे बात यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, इसमें पढ़ोगे तो मिल जाएगा। देख जैसे पढ़ते हैं, इन प्लांट सेल्स द वेसिकल्स फ्यूज्ड होता है फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज एक्यूमुलेटेड एट इक्वेटर, इट इज ग्रो आउटवर्ड एंड मीट टू द लेटरल वॉल, ठीक है ना, दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द सेल प्लेट, और द इट सेपरेटेड टू डॉटर सेल्स, लेटर द सेल प्लेट बिकम द मिडिल लेमिला बन जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनेलीज क्या होता है, लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल्स। तो जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी सेल ऑर्गेनेलीज था वो बट के दोनों सेल्स में चला जाता है तुम्हारा, ठीक है। अगर मान ले क्या हो जाए, ये नोट पॉइंट में लिखना है हम लोग को, एनओटी नोट पॉइंट में लिखना है कि अगर मान ले सेल प्लेट बने ना, या फिर जो साइटोकाइनेसिस हो ही ना, तो अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, मतलब उसमें साइटोकाइनेसिस क्या हुआ, अब्सेंट है। तो एज ए रिजल्ट द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस दैट इज सिंसाइजियम्स एराइजेस होता है, जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म्स ऑफ द कोकोनट, ठीक है ना, सिंसाइजियल कंडीशंस होता है तुम्हारा। तो एक्चुअली में ये गलत लिखा है, यही एनसीईआरटी में गलत है, यहाँ पे सिंसाइजियल नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोनोसिटिक बोलना चाहिए, नॉट सिंसाइजियल। मैं बोल रहा हूं, मैं ये एनसीईआरटी में गलत है, गलत है, ठीक है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, स्क्वानोसिटिक होना चाहिए था। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, न्यूक्लियस में जाकर देखना, मैंने लिखाया है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दो तरीके से होता है, आइदर सेल फ्यूजन, तो अगर सेल फ्यूज होता है तो सिंसाइजल बोलते हैं, और अगर मान ले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है तो उसको कोनोसिटिक कहते हैं। तो ये जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है ये कोनोसिटिक कंडीशन होता है। एंड इवन फंजाई में भी, फंजाई जो होता है ना उसमें भी ये चीज होता है, फंगस में, दोनों में ये चीजें होता है, ठीक है। तो ये था सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा इसमें सिग्निफिकेंस है तो उसको भी देख लेते हैं, तो ये हम हो जाएगा कंप्लीट। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में तो बेसिकली अब समझ में आ ही गया होगा कि जो डॉटर सेल्स है, जो आइडेंटिकल जीनोम होता है, ये ओनली ड्यू टू द किसके वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है। तो इट प्रोड्यूस डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद द आइडेंटिकल जीनोम्स, और इट हेल्प द रिटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर इन ऑल द सोमेटिक सेल्स, और इसी की वजह से जितने भी सोमेटिक सेल्स सब में क्रोमोसोम नंबर एक जैसा होता है। इट हेल्प इन द बॉडी ग्रोथ, ठीक है ना, ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ग्रोथ होता है वो सेल डिविजन्स की वजह से ही होता है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये ग्रोथ का एक होता है। माइटोसिस इन मेरिस्मेटिक टिश्यूज हेल्प इन द सेकेंड कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में डिवाइड होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है माइटोसिस के थ्रू, तो उसमें इसलिए कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहता है। इट रिस्टोर द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो जैसे जब न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है ना, तो सेल डिवाइड होता है, और जैसे सेल डिवाइड होगा तो वापस से क्या होगा, इसको रिस्टोर कर लेता है, दैट डिस्ट्रीब्यूट ड्यू टू द सेल ग्रोथ की वजह से जो डिस्टर्ब हो गया था, है ना। नेक्स्ट उसके बाद इट हेल्प इन द सेल रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट,
सेल रिपेयर या सेल रिप्लेसमेंट, मान लो सेल रिपेयर का मतलब हो गया सेल ठीक ठाक हो जाए, या फिर अगर उसको हटा के उसके जगह पे एकदम नया फ्रेशली सेल्स बना दिया जाता है। तो सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, जैसे लाइनिंग ऑफ गट या ब्लड वेसल्स हो गया, उन सब में ये रिपेयरिंग चलता रहता है। जहाँ पे सिंगल लेयर्ड है, तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, उसके जगह पे सेल डिवीजन हो गए, मल्टी लेयर तो नहीं बनने रहा, तो उसके जगह पे सेल हटता है और एक नया सेल्स ग्रो कर जाता है। तो ये सब चीजें चलता रहता है कहाँ पे, एपिडर्मिस वाला जो पार्ट होता है सिंगल लेयर, जैसे ब्लड का सेल्स हो गया या गट का लाइनिंग हो गया, उस जगह पे ये प्रोसेस भी चलता रहता है। तो ये सिग्निफिकेंट है माइटोसिस। और ये सब मतलब यहाँ पे जो सेल रिपेयर या सेल रिप्लेसमेंट, ये ओनली ड्यू टू द माइटोसिस की वजह से होता है, ठीक है। तो माइटोसिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो ये था माइटोसिस, आज यहीं रहने देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा मियोसिस को कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है।